आ गए। देखिए टाइप्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में आज पढ़ेंगे, जल्दी से ओपन कीजिए। ये मैथ्स है। हाँ जी तो हमको आता नहीं ये सब क्या लिखा है। सब आपको मिल जाएगा उसमें। अरे हमको ये x sin थीटा cos 0 मतलब नंबर्स से मेरा वो है जैसे पैदा हुए हैं। देखो अभी वो नंबर्स में डिसऑर्डर है। सर्कमस्टेंशियल पेज नंबर 59 में देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मैंने आपको बताया था कि वो एविडेंसेस जो कि इनडायरेक्टली वे में इनडायरेक्टली किसी भी केस से रिलेटेड होते हैं। जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले लीजिए, जैसे आप रिसेंट अभी श्रद्धा वाला जो केस हुआ है उसको ले लीजिए। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का मतलब होता है कि जहां पर कोई ऐसा एविडेंस हो जो कि डायरेक्टली ना कनेक्ट हो लेकिन इनडायरेक्टली उसका केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है किसी पर्सन ने देखा तो वो पुलिस को कॉल करेगा, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस कॉल करेगा, पुलिस को होगा आ जाइए जल्दी आइए जल्दी 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 सबको एक साथ ही तो आना काम से। देखिए तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आती है इस क्राइम सीन पर, बैठो बेटा, क्राइम सीन पर आती है और वहां पर उसको गन पाउडर मिलता है या मान लीजिए कि ड्रग्स के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, तो एक चीज जान लीजिए कि वो सारे जितने भी होते हैं अगर इनडायरेक्टली कोई भी एविडेंस किसी केस से कनेक्टेड होता है तो ये मान लीजिए कि उसका कुछ ना कुछ उस केस से लेना देना है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ड्रग्स का आपको एग्जांपल दिया, अब अगर ड्रग्स के ट्रेसेस क्राइम सीन पे बॉडी के पास मिलते हैं तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इस इंसान की जो डेथ हुई है उसका कोई ना कोई रिलेशन ड्रग्स से था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनडायरेक्टली वे में कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि कनेक्ट होता है उसको मान लीजिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इस बात को इसका फॉर्मूला चलिए देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में देखिए or indirect evidence refers to evidence which proves the facts in issue by providing other facts that is indirectly fact and then providing their relevance. A satisfactory conclusion can be drawn from such evidence by relating a series of other facts to the facts in issue. Such indirect facts must be associated with the fact in issue and have a cause and effect relation. देखिए इनडायरेक्टली वे में अगर कोई भी चीज वो केस से कनेक्टेड होती है तो ये मान लिया जाता है कि वो क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। नेक्स्ट पेज पे आइए जल्दी से। जो एक केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है। ये केस जरूर लिखना पड़ेगा अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लिखेंगे तो। बेटा मोबाइल में चलाइए, नोट्स ओपन कर लीजिए। देखिए इन दिस केस द फर्स्ट अपीलेंट held the post of excise commissioner whereas the second appellant held the post of chemical engineer। देखिए इस केस में हुआ क्या था कि दो लोग थे, एक एक्साइज कमिश्नर था और दूसरा जो अपीलेंट था वो जो है केमिकल इंजीनियर था। देखिए पहला जो था वो एक्साइज कमिश्नर था और दूसरा जो था वो बेटा अपीलेंट वो जो है केमिकल इंजीनियर था। दो लोग थे, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, both of them was convicted and sentenced for the offense of criminal conspiracy, abetment and forgery। दोनों लोगों ने फॉर्जरी की थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को किया था जिस भी पोस्ट पे थे। अब देखिए there was no direct evidence to support them, therefore circumstantial evidence was used। It was stated that while dealing with circumstantial evidence,
there is always a possibility that suspicion might take the place of legal proof. In cases where the evidence is circumstantial in nature, then such evidence should be completely established and should be consistent with the theory of guilt of the accused. देखिए, ऐसे केसेस में जहां पर एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल होते हैं, देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई भी एविडेंस वो सर्कमस्टेंशियल है, वो इनडायरेक्टली अगर कनेक्शन में है, दैट मींस कि वहां पर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं। अब श्रद्धा के ही केस में अगर इस केस में लिया जाए तो ये 6 महीने पुराना केस है, तो 6 महीने पुराना केस है ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करता था वो लड़का बाथरूम में और हर जगह, जिससे कि कोई भी डेंटल रिकॉर्ड ना है। ये आप सोचिए बेटा, बात करो बेटा, तो हाथ चलिए। देखिए, तो अगर जहां पर डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, वहां पर इनडायरेक्ट एविडेंस को यूज किया जाता है। इस बात को याद रखिए, इनडायरेक्ट एविडेंस को उन्हीं जगहों पे यूज करते हैं जहां डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। इस चीज को याद रखिए। लेकिन एक बात है, आफ्ताब वाले की जो बात कर रहे हैं, श्रद्धा और आफ्ताब वाला, और आफ्ताब पूना वाला, हाँ, और श्रद्धा वॉकर, दोनों महाराष्ट्रियन है। बिल्कुल 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 रेयरेस्ट ऑफ द, लेकिन अभी इसको ये कहा नहीं गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। बिल्कुल, देखिए दो चीजें, जहां पर इनडायरेक्ट एविडेंसेस को यूज नहीं किया जाता, जहां पर डायरेक्टली कोई भी एविडेंस केस से कनेक्टेड नहीं होता, वहां पर सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंसेस को यूज किया जाता है। इस बात पर बेटा कितनी देर मोबाइल चलाओगे? सर ये तो प्राइमरी एविडेंस हो गया, जहां प्राइमरी एविडेंस काम है तो सेकेंडरी एविडेंस। उसी तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को आप एज अ सेकेंडरी एविडेंस भी बोल सकते हैं। इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। अब देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एविडेंसेस जो भी यूज किए जाते हैं वो लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पर किए जाते हैं। जैसे अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो एक ऐसा एसिड है कि उसको कहीं पर भी अगर आप लगा देते हैं तो सारे डेंटल रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीजें चली जाती। तो सारे डेंटल रिकॉर्ड्स और फिंगरप्रिंट्स के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करता है। देखिए, इस केस में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस थे जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए, क्योंकि 6 महीने पुराना केस है और पढ़ा लिखा था ये आफ्ताब, पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसको पता था कि कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे। इसीलिए बाथरूम में जब भी बॉडी काटता था ब्लड के बाद उसको फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पूरा साफ करता था ताकि एक भी डेंटल रिकॉर्ड या कुछ भी ना रह जाए। फ्रिज में यूज करता था बराबर। फिर उसके बाद अब देखिए, जहां पर ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे उसको इनोसेंट मान लिया जाएगा, लेकिन दो बातें हैं। पहली बात कि मीडिया ट्रायल से जितना केस दूर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये जान लीजिए, लोगों को लगता है ना यूट्यूब पे 50 मिलियन व्यूज आ जाएंगे तो केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। निर्भया वाले को तो 7 साल मीडिया ट्रायल में डाल दिया, क्या हो गया? सबसे पहली चीज। दूसरी बात कि लैक ऑफ एविडेंसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वहां पर इनडायरेक्ट एविडेंस जिसको आप कहते हैं, जिसे आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कहते हैं, उसको यूज किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना नहीं। देखिए, अब वो पुलिस स्टेटमेंट में पुलिस कन्फेशन पूरा दे रहा है, जो कन्फेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वो दे रहा है, लेकिन अगर वो जाके कोर्ट में ये बोल देगा कि नहीं हमने नहीं मारा, तो क्या मतलब है? क्योंकि पुलिस स्टेटमेंट, पुलिस स्टेशन में दिया गया कोई भी स्टेटमेंट वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। इसीलिए वहां पर नार्को टेस्ट की डिमांड की जा रही है कि नार्को टेस्ट अगर हो जाएगा तो एक पक्का एक्सक्लूसिव, जिसको आप कहिए रियल एविडेंस, वो मिल जाए। अभी भी किसी का नार्को टेस्ट हो रहा है इसमें कहां पे? अरे अभी कुछ केस में है ना,
ये यही वाला तो श्रद्धा वाला ही था, तो यही तो होता है। नार्को टेस्ट की डिमांड की गई, अभी हुआ नहीं है। इन शॉर्ट में तो आया था कि मतलब होगा, वो गलत है। इन शॉर्ट होगा, नार्को टेस्ट की डिमांड की गई है, लेकिन अभी नार्को टेस्ट के लिए जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देगी तब तक नहीं। तो अब देखिए इस केस में हुआ क्या था, ये दोनों ने क्या किया था। In case where the evidence is circumstantial in nature, then such evidence should be completely established and should be consistent with the theory of guilt of the accused. देखिए, the Supreme Court of India acquitted the appellants as an evidence produced was insufficient to prove the guilt of the accused beyond all the reasonable doubts. देखिए, इन दोनों ने, जो एक्साइज कमिश्नर की पोस्ट पे एक था और एक केमिकल इंजीनियर था इस केस में, इस केस में हनुमान वर्सेस मध्य प्रदेश के केस में, इस केस में दोनों लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी, दोनों ने फॉर्जरी की थी। लेकिन जब उन्होंने फॉर्जरी करी कंपनी में, तो फिर उन लोगों ने इस तरह से किया था कि जितने डायरेक्ट एविडेंसेस हैं उन सब को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जहां पर डायरेक्ट एविडेंस डिस्ट्रॉय होता है वहां पर हमें सर्कमस्टेंशियल या इनडायरेक्ट एविडेंस का हमें यूज करना पड़ता है। लेकिन प्राइमा फेसी केवल और केवल डायरेक्ट एविडेंस को ही दिया जाता है कोर्ट में, रियल एविडेंस को दिया जाता है कोर्ट में, प्राइमरी एविडेंस को दिया जाता है कोर्ट में, प्राइमा फेसी। लेकिन अगर ये सब की वजह से लैक ऑफ एविडेंस है, तब हम लोग आ जाते हैं किस पर, सर्कमस्टेंशियल या इनडायरेक्ट एविडेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इसमें प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। According to section 62, primary evidence is considered to be the topmost class of the evidence. देखिए, अभी आपको याद करना पड़ेगा, प्राइमरी एविडेंस जो है वो सेक्शन 62 में ये बोलता है, देखिए सेक्शन 62 वो ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस वो एक टॉप मोस्ट क्लास का एविडेंस होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली केस से बेटा जुड़ा होता है, डायरेक्टली कनेक्शन होता है इसका केस से, जो भी क्राइम होता है उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो इसलिए इसको टॉप क्लास का एविडेंस माना जाता है, क्योंकि ये जैसे ही सरफेस पे आता है उसके बाद जज को कुछ करना नहीं पड़ता और ना ही लॉयर को कुछ करना पड़ता है। अब इस केस में क्या है, जो श्रद्धा वाला केस है, इसमें अब देखिए कि 12 बोन अभी तक मिली है, 12 बोन अभी तक मिली है। अब पहली बात कि वो बोन उसकी है कि नहीं, इसके लिए फॉरेंसिक में मिल जाएगा, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में वो उसी की है कि नहीं है बोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा नहीं, फॉरेंसिक में तुरंत पता चलता है, डीएनए टेस्ट होता है सर, फॉरेंसिक में आप उससे हो जाता है तुरंत, वो तुरंत हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि श्रद्धा का अगर केवल बाल तक होगा ना, उससे पता चल जाएगा कि उसकी बोन, उसका बोन है कि नहीं। ये साइंस का कमाल है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, देखिए एक्चुअल बॉडी इसलिए बेटा, देखिए आज से मैं पहली बार देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है कि मतलब राजधानी में इस तरीके की हरकत हो गई। रोज रात को 2 बजे निकलता था, इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी आज रात तक। पूरा एविडेंस मैंने पहले स्टडी किया, तब मैंने उस पर वीडियो बनाई कि रात को 2 बजे निकलता था और जाता था, फेंकता था पिट्ठू बैग टांग करके। किसी पुलिस वाले की नजर नहीं गई, किसी पुलिस वाले ने पूछा नहीं भैया 2 बजे रात को तुम कहां भटक रहे हो। पुलिस के पास पावर है, जिसको चाहे, जिसको भी चाहे उसको रोक करके उसकी जब चाहे तब इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पूछ सकती है। बेटा जाते हैं, देखो एक चीज जान लो, पुलिस वाले ये कहिए लापरवाही हुई है, हर कोई को नहीं रोक सकते। किसने कहा कि नहीं रोक सकते, कहाँ लिखा है कि नहीं रोक सकते, किताब में दिखा दीजिए कहाँ लिखा है। ऐसा कहीं नहीं है, जहाँ चाहे जब चाहे रोक सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है कि नहीं रोक सकता। अगर जरा सा भी उनको शक लगता है तो, लेकिन शक तो तब होगा ना जब ड्यूटी पे होंगे, कुर्सी लगा के अगर सो रहे हैं तो कहाँ पता चलेगा।
अब यहाँ की बात नहीं देखिए। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं बेटा, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही हाल है, कोई डिफरेंट नहीं है कि कोई डिफरेंट है, सब जगह पे वही हाल है। तो सिंपल है। अब पुलिस भाई हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम हीनियस ऑफेंस हुआ है। अब लेकिन उसके लिए नार्को टेस्ट की डिमांड करी है पुलिस, लेकिन नार्को टेस्ट की अभी तक कोर्ट ने परमिशन नहीं दी। अगर नार्को टेस्ट की दे दी तो मुझे बताइए, अच्छा नार्को टेस्ट में जो आएगा उसको कौन सा एविडेंस मानेंगे? डायरेक्टली एविडेंस माना जाएगा कि इनडायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा? डायरेक्ट क्यों माना जाएगा? अच्छा, इनडायरेक्ट क्यों माना जाएगा? थर्ड सोर्स नहीं है सर, क्या चीज? कोई थर्ड सोर्स नहीं, मतलब इनडायरेक्टली कोई चीज नहीं हो रही, डायरेक्ट टेस्ट ये डायरेक्ट एविडेंस होगा, क्यों होगा उसका रीजन समझिए कि नार्को ड्रग जो इंजेक्ट करके उसकी पूरी होती है, उसके बाद आदमी केवल सच बोलता है, अनलेस एंड अनटिल कि जब तक कि वीडियो के साथ वो छेड़खानी न की जाए। वो भी होता है, उसका भी एक होता है सिस्टम, वो चीज अगर नहीं है तो नार्को टेस्ट है। लेकिन अगर उसकी भी चेक की जाती है एडमिसिबिलिटी कि क्या ये नार्को टेस्ट की जो वीडियो है ये सही है कि नहीं, क्योंकि बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, नार्को टेस्ट में सही उसने बोला, किसी ने उसको गलत बता दिया। वैसे इस केस में ऐसा होगा नहीं क्योंकि पॉलिटिकल कोई प्रेशर है नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये चीजें होती हैं कि आवाज दूसरे की वो हो जाती है, जिसको आप कहते हैं एडिटिंग का कमाल, वो चीज होती है। तो ये डायरेक्ट एविडेंस सिर्फ एक मिलेगा, इसलिए क्योंकि 6 महीने केस को हो चुके हैं और बहुत सारे इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस थे जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। पढ़ा लिखा आदमी था, अगर पढ़ा लिखा ना होता तो उसको कैसे पता था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करना चाहिए साफ करने के लिए? उससे कहीं पर भी निशान नहीं रहेगा, इसका मतलब उसको मालूम था कि चाहे हम कितना भी खून धो दें वो आ ही जाता है कि आप खून पड़ा था। आप चाहे कितना भी कर दीजिए, कितना भी पोछा लगा दीजिए, इससे कोई मतलब थोड़ी ना है। वो अगर चेक होगा तुरंत आ जाएगा कि यहाँ पे ब्लड पड़ा था, लेकिन उस केमिकल से ये है कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसने ये सारी चीजें नेट से रिसर्च करी थी, पढ़ा था उसने ये सारी चीजें, तब उसके बाद उसने ये काम किया। उसको ये मालूम था कि एक ना एक दिन ये बात खुलेगी, ऐसा भी नहीं मालूम था। कभी देखिए उसका इंटरव्यू जो हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन और जो कन्फेशन उसने दिया, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसने बोला है कि मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन ये बात खुलेगी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब तक मैं अपने आप को बचा सकूं उसके लिए मैंने सारे काम किए अपने आप को बचाने के लिए। 6 महीने तक बचा, कम थोड़ी ना बचा, इतना दिमाग लगाने के बाद ये होता है। नेक्स्ट देखिए, टॉप मोस्ट होता है, सच एविडेंस इज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट that needs to be submitted before the court for inspection. Moreover, it is admissible without any prior notice. देखो, ये एक बेटा डॉक्यूमेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है, अब ये डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, किसी भी तरीके से, कोई अगर पेपर्स है, कुछ भी है, तो वो अगर आप सबमिट करते हैं तो कोर्ट फिर उसका इंस्पेक्शन करती है कि क्या ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है, क्या ये डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है। ऐसा तो नहीं कि कागज बस आपने फेक बनवा दिया है, वो सारी चीजों को चेक करती है। तो चेक करने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगता, केस का डिसीजन जल्दी हो जाता है। इसीलिए इसको सेक्शन 62 में टॉप क्लास का एविडेंस माना गया है कि केस में डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, एविडेंस आए सरफेस पे, जज की जान छूटी, तुरंत वो डिसीजन दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ में, सच एविडेंस मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट बिफोर द सेकेंडरी एविडेंस। देखो सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? डुप्लीकेट एविडेंस होता है। अभी देखेगा नीचे, मोर ओवर सेकेंडरी एविडेंस कैन बी प्रेजेंट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस बाय एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ सच एविडेंस। देखो अब दोनों में बेसिक जरा एक डिफरेंस समझ लीजिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में क्या होता है। देखिए, जो सेकेंडरी एविडेंस होता है और प्राइमरी एविडेंस, इसको आप ये समझ सकते हैं कि ये डुप्लीकेट एविडेंस भी होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये क्यों किया जाता है प्रेजेंट, इसको क्यों नहीं किया जाता है प्रेजेंट, इसके पीछे रीजन जाएगा तो ओरिजिनल कॉपी जाएगी। बता, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी, एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो हुआ था सेक्सुअल हैरासमेंट का एक केस, ठीक है ना।
अब सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में एक कैसेट थी जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी। लड़की ने सेक्सुअली हैरेस किया था लड़के को, लड़के ने मना किया, जिसको आप कहते हैं सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का केस होता है, लड़के के ऊपर। लड़की ने उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट का चार्ज लगा दिया। ठीक है, वो तो तुरंत लगना ही लगना है, लगाया। कैसेट थी। उससे पहले जब उसने किया तो वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, तो जब फोन पे वो बात कर रहा था, फोन गिरा है और उसमें जितनी भी उन दोनों की बात थी वो सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड हुई। वो बार बार नो कर रहा था और लड़की जो है वो बार बार सेक्सुअली मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये केस था, रेप का केस लड़की ने किया। जब ये केस आया और ये कैसेट को एज अ एविडेंस माना गया कि ये एक भाई डायरेक्ट एविडेंस है कोर्ट में, प्राइमरी एविडेंस, तो उसने क्या किया कि इसको प्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये डायरेक्ट था। जब कभी भी ऐसा कोई एविडेंस हो जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो किसी केस से, तो थोड़ी सेफ्टी लेनी चाहिए, क्योंकि अगले आदमी को आप उससे सीधे जेल का दरवाजा दिखाएंगे, नहीं जेल का, तो उसको ये है तो वो भाई कोशिश नहीं करेगा कि वो जल्दी से जल्दी वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाए आपके हाथों से, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए रीजन कि वो खत्म हो जाए। तो इसलिए आदमी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इस कैसेट की एक डुप्लीकेट वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कहां पे? कोर्ट में। और ये रीजन भी आप बताएंगे कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपने बता दिया कि लॉर्डशिप ऐसी ऐसी मेरी जान को खतरा है, मेरे क्लाइंट की जान को, और जो है इसलिए मैं ये सेकेंडरी एविडेंस को प्रेजेंट कर रहा हूं, प्राइमरी एविडेंस जो है वो मेरे पास सेफ है और उसके लिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, आप पुलिस प्रोटेक्शन से आप जो है उनसे मंगवा सकते हैं। लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेकेंडरी एविडेंस को तुरंत चेक कर ले ताकि इस एविडेंस को आप एडमिसिबल मान ली जाए। तो उसके बाद अगर वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो भी कोई मतलब नहीं है प्राइमरी का, इसलिए क्योंकि सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल मान लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा बेटा रिस्क रहता है, ये जान लीजिए आप। आजकल जैसे लोग क्या करते हैं कि कैमरा लगा लेते हैं, घर के बाहर कैमरा लगा लिए। हाँ, देखिए इन सब चीजों से तब होता है जब कोई भी, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन हो जहां पे कैमरा हिडन हो तो वो एविडेंस आपका होगा। नहीं, अगर आदमी को पता है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि भैया आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है यार इस घर में 10 करोड़ रुपए हैं, हमको चोरी करना है। आप गेट के पास जाते तो आप देख लेते हैं अच्छा 2 कैमरा लगा हुआ है, तो आप फिर प्रिकॉशन के साथ जाएंगे ना। लेकिन अगर वो कैमरा आपको नहीं दिखता है, वो हिडन है, कहीं छुपा के लगाया गया है, तो वो एविडेंस आपका माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा जब आप जाएंगे करने के लिए? नहीं तो कैमरा तो तोड़ देगा आपने, तुरंत ही उखाड़ दिया, फिर घुसा अंदर, मुंह में बांध के आया था गमछा, क्या कर लेंगे आप? तो इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जहां पर आप प्राइमरी एविडेंस को किसी भी वैलिड रीजन की वजह से आप नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं तो वहां पर आप डुप्लीकेट एविडेंस, जिसको कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63, देखो 62 में प्राइमरी है, 63 में आपका सेकेंडरी है। Secondary evidence is considered to be the inferior type of evidence. It implies that even after producing secondary evidence, one needs to produce a primary evidence in order to fulfill the gaps. Such evidence can be present in the absence of primary evidence. However, the notice of the same is to be given. देखिए, आपको नोटिस देना पड़ेगा। जैसे 2 चीजें होती हैं कि अगर आप नोटिस दे देते हैं तो आपको नोटिस प्रायर देना पड़ता है कोर्ट में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आज आपको एविडेंस मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कल आप लगाएंगे एविडेंस, कल आपकी डेट है, हियरिंग जिस दिन भी है, तो उसके एक दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ती है। लेकिन एक चीज और होता है इंपॉर्टेंट कि नोटिस देना ये ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं होता। प्रायर नोटिस देना ये जरूरी है, ये लिखा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसलिए क्योंकि जब आप नोटिस देते हैं तो जो डिफेंस का लॉयर होता है उसको भी पता चलता है कि अच्छा कल ये जो है एविडेंस प्रेजेंट करेगा कोर्ट में।
तो उसने अपने क्लाइंट को बताया आपकी जान को खतरा हो गया, कल तक आप कोर्ट नहीं पहुंच पाए, कुछ भी ऐसा है, आपको कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनती है, सिचुएशन बनती है, तो आपको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जाकर के दीजिए। जैसे जब विटनेस को प्रेजेंट किया जाता है तो भी सेम यही रूल होता है कि आपको कोर्ट में भी नोटिस देनी पड़ती है कि हम विटनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, और डिफेंस के लॉयर को भी देनी पड़ती है कि कल हम विटनेस प्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब आप देंगे, और अगर केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें किसी मंत्री या विधायक का लड़का इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस विटनेस को वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर है, आपको लगता है कि ये हो सकता है, पैसे का खेला चलेगा, जादू चलेगा, तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जाकर के प्रेजेंट कर दीजिए कोर्ट में। तो जब कोर्ट में अचानक से कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना, तब उससे उस समय लड़ पाना वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और पहले से अगर तैयारी है तो लड़ लेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये प्रायर नोटिस होता है कि आपको देना पड़ता है। फिर देखिए, हाउएवर if the secondary evidence is accepted without any objection with the reasonable time, then the parties do not have the right to argue that the point was proved with the help of secondary evidence and not by primary evidence। देखो बेटा, अगर कोर्ट ने तुम्हारे सेकेंडरी एविडेंस को अप्रूवल दे दिया, और अप्रूवल अगर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अप्रूव करके कोर्ट ने इसको आपके सेकेंडरी एविडेंस को मान लिया है, तो मुझे बताइए फिर प्राइमरी एविडेंस की जरूरत क्या है। और अगर कोर्ट कहती है कि आपको प्राइमरी एविडेंस को सबमिट करना है, तो वो तो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है फिर तो इसका मतलब कि अगर आपके सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको पूरी तरह मान लिया है कि सेकेंडरी एविडेंस बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो फिर प्राइमरी एविडेंस का कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, ये कोर्ट के ऊपर है, अगर जज कह रहा है कि प्राइमरी एविडेंस भी लगा दीजिए तो लगा दीजिए, फॉर्मेलिटी है वो तो। अब उसमें डिफेंस करेगा भी क्या, अब उसको डिस्ट्रॉय करके उसको मिलेगा क्या, अब तो हो गया सब कुछ। तो अप्रूवल के लिए अगर आपको लगता है कि प्राइमरी एविडेंस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो आप उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। आज के समय में कौन सी ऐसा एविडेंस है जिसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन सकती, चाहे वो हार्ड कॉपी हो, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे वो कोई रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो, सब कुछ हो जाता है। कोई वीडियो है तो उसको पेन ड्राइव में ले लिए, जाकर दे दिए, 50 वीडियो की कॉपी हो जाएगी। तो हर चीज की डुप्लीकेट कॉपी क्या होती है, प्रेजेंट, कोई उसका इशू नहीं है, तो आप वहां पे डुप्लीकेट एविडेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। याद देखिए, नेक्स्ट देखिए जो कि सबसे आसान है और लास्ट एविडेंस है, वो है आपका रियल एविडेंस। देखिए अब रियल एविडेंस में क्या होता है, देखिए रियल एविडेंस का मतलब आप समझ लीजिए कि इट इज जस्ट लाइक अ प्राइमरी एविडेंस, ये प्राइमरी एविडेंस की ही तरह होता है। लेकिन क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइम हुआ, तो अगर सपोज कीजिए कि मर्डर हुआ है, आजकल हर चीज नॉर्मल हो गई है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको सुन के या देख के ये शॉक लगे, कुछ नहीं है। अभी ये श्रद्धा वाला हुआ, उसके बाद न्यूज़पेपर अगर आप पढ़िए, देखिए एक लड़की थी, उसके 6 टुकड़े करके कुएं में फेंक दिए। आजकल सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अरे ये तो रोजे होता है। पहले था निर्भया वाला केस क्यों इतना हाईलाइट हुआ, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद से इतने हो गए, अगर आप उठान देखेंगे कि हजारों की तादाद में हो चुके हैं। अब नॉर्मल हो गया है, अब ये टुकड़े करना नॉर्मल हो गया है, ये सब चीजें नॉर्मल। क्यों? क्योंकि आज के समय में बड़ी बात कुछ होती ही नहीं है, सब कुछ तो छोटी बात है, ये सब तो होता रहता है। जब सब कुछ होता रहता है फिर होता ही रहता है, सिंपल आप समझिए। देखिए अब उस वीडियो को मैं आज बहुत बैठ के आराम से 2 दिन में बना रहा हूँ, आराम से बैठ के टेबल पे, कुर्सी पे, कि एक एक एविडेंस को कलेक्ट करके मैं बना रहा हूँ। 2020 में श्रद्धा और आफ्ताब दोनों लोग बॉम्बे से आए थे यहाँ पे छतरपुर दिल्ली में। 2020 की बॉम्बे के हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट है श्रद्धा वॉकर की।
जिसमें उसके नाक के पास, होठ के पास, पैर में और पीठ में 4 जगह इंजरी हुई है। आफ्ताब ने मारा था। आप सोचिए, मुझे एक बात बताइए कि ये कौन सा प्यार है? वही तो हमको यही नहीं समझ में आज तक आ रहा है। हम 4 दिन से ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे बताइए कि एक लड़की एक लड़का जिसने एक लड़की को इतनी बुरी तरह मारा, तो मुझे तो नहीं लगता ये प्यार है। और फिर वो लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है कि वो लिविंग में आ गई। नहीं, उसके बाद आप सोचिए, नहीं उसके बाद आप उस लड़के के साथ दिल्ली आके लिविंग रिलेशन में रहने। मैंने आप लोगों को मीडिएशन में मैंने बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था कि उसने औरत का कि उसने हस्बैंड ने उसके अपनी वाइफ को मारा, उसने चाय का भगोना खींच के मारा, नाक कट गई थी उसकी। मैंने बताया था ना, ये होता है। वो अपनी मम्मी से भी बात करती थी, बताती थी मारता है, मारता है, उसके बाद में आप कैसा प्यार है? ये प्यार है? पागलपन है, कुछ नहीं। कि मतलब आप खुद कह रहे हैं कि नहीं हम जा रहे हैं कुएं में, हम कूदेंगे। कोई कोएशन तो नहीं था, कुछ नहीं था, सब फालतू की बकवास है कि बनाने के लिए नहीं, लड़की इनोसेंट थी, कुछ नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़का नहीं जो है वो नहीं है, लड़का था। लेकिन अगर आपको पता है कि आदमी इस तरीके का है तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं ना, कॉमन सेंस है। लेकिन नहीं जुड़ेंगे। ऐसी लड़कियां बहुत गंदी होती हैं, लेकिन वो जाने को नहीं देता था ना जब भी उसके फ्रेंड्स से बेटा एक बात बताइए कि हम इस बात को बिलीव नहीं कर सकते कि अगर आज के समय में चाहे अगर हस्बैंड वाइफ हो, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पे इतना करे तो गिरा के वाइफ मार दे पटक के। हम आपको बता रहे हैं, तो ये तो यहाँ तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मैटर है। हमें नहीं लगता कि इतना हो सकता है। ये सब ना फालतू की बातें हैं। और मैंने कई बार बताया, लॉ में भावनाओं पे नहीं चलती कोई चीज, सब कुछ प्रैक्टिकली चलता है। ओरिजिनल होगा ब्लैक। अच्छा किस चीज की ब्लैक मिली? किस चीज की ब्लैक मिली? क्या इसका ब्लैक मिली? हाँ भाई, उसने जिस दिन आपके ऊपर पहली बार हाथ उठाया, आपको उसी वक्त हट जाना चाहिए था। आप उसके साथ आप उसके साथ लिविंग में रहने आ गए। फिर आपको ये पता चलता है 8 मई को, 8 मई को आपको ये पता चलता है कि उसकी 25 गर्लफ्रेंड है, वो अलग अलग लड़कियों से बात करता है। आप उसी वक्त क्यों नहीं उठ के चल दी वहां से? लड़की भी तो पागल है? और फिर चलिए आगे, कितना ज्यादा प्यार था, घुस गए थे एक दूसरे में, वो तो नहीं घुसा था। लेकिन मुझे एक बात, अगर आपको यही था तो भाई आप डायरेक्टली कहते कि हमसे या तो निकाह या शादी जो भी थी आपकी, आप कहते करो फिर साथ रहेंगे। ये भी तो है ना, डायरेक्टली आप शादी करके तब जाइए रहने के लिए। आफ्ताब क्या नाम हुआ? आफ्ताब पूरा नाम तो बताया नहीं। आफ्ताब पूरा वाला मुस्लिम पूरा नाम नहीं सर। आफ्ताब पूरा वाला पागल, यही है देखिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, उससे मतलब नहीं है। बात ये है कि आप शादी करने के बाद भी तो रह सकती थी, लेकिन नहीं। वो इंटर रिलीजन था। अच्छा यहाँ पे कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि श्रद्धा की कोई गलती नहीं? अरे उससे सबसे बड़ी गलती तो उसी की है ना। हाँ, किसी को यहाँ लगता है कि श्रद्धा की कोई गलती नहीं थी? हाँ ये मेरे को नहीं समझ आया कि जब उसको से हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात बताइए, क्या नहीं आपको ऐसा लग रहा था कि क्या इसके बाद आपको कोई मिलेगा ही नहीं लाइफ में? ऐसा तो कुछ नहीं है। बहुत तुम मिलेंगे, तारक के बहुत तुम मिलेंगे। हाँ? सर अवेलेबल है यार। देखिए अब रियल एविडेंस पे देखिए क्या है। देखिए अगर मान लीजिए मर्डर जैसे मान लीजिए हुआ, तो देखिए अब सिंपल सी बात, अगर श्रद्धा वाला ले लें तो आपको एक पता है कि एक जो है आरी थी जिससे वो काटता था। तो कोई भी ऐसा वेपन, चाहे वो गन हो, नाइफ हो, आरी हो, खंजर हो, कुछ भी हो, वो वेपन उसको कंसीडर किया जाता है एज अ रियल। हमें लगता है आपका एक्सप्लेन ना करिएगा ये। देखिए बेटा, वो कोई काट के रख रहा है साइकोपैथ। साइकोलॉजी तो ऑब्वियसली बात है, साइकोलॉजिकल उसको था ही। लेकिन उससे देखिए ये आलिया भट्ट ठीक है श्रद्धा। मुझे एक बात है, वो साइको उसी दिन कोई भी पढ़ा लिखा अगर आदमी होगा
तो वो उसी दिन समझ जाता जिस दिन उसने इतनी बेरहमी से बॉम्बे नहीं मारा। और आप ये सोचिए दूसरी बात कि अगर इतना प्यार था कि जिससे आप प्यार कर रहे हैं उसकी बॉडी काट डाले आप, ये कैसा प्यार है? हम इसे कहते हैं ना प्यार और प्यार यही बराबर होता है। प्यार छीलते जाएंगे कुछ नहीं मिलता, ऐसे नहीं हम बोलते हैं। हम बेटा हम लॉ के आदमी हैं, हम एक एक चीज बोलते हैं। प्याज को आप छीलते जाइए और सारी पेटल्स उसकी निकलती जाएंगी, बीच में आप देखेंगे कुछ नहीं रह जाएगा। वैसे प्यार है, कुछ मिलता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। हम बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमारा सीधा है। अगर आप किसी को इतना अगर आप पसंद करते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी बात है आप तुरंत शादी कर लीजिए। वही तो प्रॉब्लम है, जिसको पसंद तो क्या बताएं, उसे शादी नहीं होगी, उसे शादी नहीं होगी, उससे पहले लिविंग में आएगी किस लिए? जानने के लिए। और जब जान जाते तो अलग हो जाते हैं। वही तो प्यार में बेचारे को धोखा मिल गया है ना, प्यार में धोखा नहीं है, कुछ कुछ धोखा नहीं था, ये बेइज्जती थी, कुछ धोखा नहीं। अब देखिए रियल एविडेंस में, रियल एविडेंस इज आल्सो नोन एज अ मटेरियल एविडेंस। ये एक मटेरियल एविडेंस की तरह यूज किया जाता है। इट इज टैंजिबल एविडेंस दैट द कोर्ट कैन एग्जामिन फॉर इटसेल्फ। It is present before the court by inspection of the physical or material object. Such evidence is not derived from the document or witness. However, such evidence need to be supported by witness, preferably an expert witness who can explain the significance of evidence. देखिए, real evidence का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी weapon है, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स है। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, फिंगरप्रिंट्स वेपन पे होगा ही होगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि उसने ग्लव्स में लगाया, ठीक है ना। फिंगरप्रिंट्स हो गए, और भी कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि रियल है और उस एविडेंस को प्रॉपर तरीके से कोई भी पर्सन, चाहे वो लॉयर हो चाहे जो भी हो, वो एक्सप्लेन कर सके और कोर्ट इस रियल एविडेंस को अपने आप से एग्जामिन कर लेगी, खुद से एग्जामिन कर लेगी। जैसे नाइफ अगर मिल गया, आप नाइफ को कितना भी धो दीजिए, खून लगाता धो दिया, धो करके, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। एक स्प्रे तुरंत होता है, तुरंत पता चल जाता है कि ब्लड लगा था, उससे भी पता चल जाएगा क्या इस बॉडी से है, डीएनए टेस्ट से तुरंत पता चल जाएगा। फिंगरप्रिंट्स आपके नाइफ पे मिल जाएंगे। ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। तो ऐसे कोई एविडेंसेस जिससे डायरेक्टली एक्यूज्ड का कनेक्शन होता है, उसको रियल एविडेंस माना जाता है। देखिए इसके क्या एग्जांपल है। रियल एविडेंस इंक्लूड्स, नेक्स्ट पेज पे है 60 पेज नंबर, मटेरियल ऑब्जेक्ट, मर्डर वेपन इन द मर्डर केस, photographs, position and state of the deceased body in the murder case, video recording, out of court inspection, person behavior and appearance. आउट ऑफ कोर्ट इंस्पेक्शन, देखिए आउट ऑफ कोर्ट इंस्पेक्शन, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और हाँ, अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जान लीजिए। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई भी एक्यूज्ड कोर्ट में आता है तो जज समझ जाता है कि आदमी क्या है, इतना मालूम रहता है हर जज को। तो अपीयरेंस होना, जैसे ही वो चीज आएगी, वो एविडेंस प्रेजेंट होगा, उसको देख के जज ये समझे कि क्या ये एविडेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं। अब जैसे ये आफ्ताब वाला है, भाई जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे 24 आवर्स में, नार्को टेस्ट की डिमांड की है पुलिस ने, ठीक है ना। लेकिन अगर वो वेपन अगर प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट एग्जिट लेगी कि नहीं लेगी उसको। तो वो एविडेंस जो कि वेपन हो किसी तरीके का, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी ऐसी साउंड रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो, जिसका आप इसको ये भी कह सकते हैं कि रियल एविडेंस इज आल्सो नोन एज अ डायरेक्ट एविडेंस, जिसका डायरेक्टली किससे कनेक्शन है, केस से कनेक्शन है, तो उसको क्या मान लेगी, मान लेगी। अब हाँ प्राइमरी भी, हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए एक चीज जानिए कि दिक्कत कहाँ आती है कोर्ट को, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है दो जगह। एक आती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, जहां पर कोई रियल एविडेंस नहीं होता, और दूसरा जब कोई भी पार्टी रियल एविडेंस की जगह, प्राइमरी एविडेंस की जगह सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करती है, तो वो रीजन, और वो रीजन वैलिड हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट अगर नहीं मानी उस रीजन को, तो
डिसमिस कर देंगे, कहेंगे नहीं लाइक प्राइमरी। अब आप बैठिए, वो वैलिड रीजन एकदम होना चाहिए कि पढ़ के जज उस पर कुछ कहे ना, आगे प्रोसीड कर जाए, ये होना इंपॉर्टेंट होता है। तो रियल एविडेंस में हमेशा फिंगरप्रिंट्स, उसके बाद ब्लड। अब जैसे क्राइम सीन पे जहां बॉडी पड़ी थी, तो आपने कई बार देखा होगा कि वहां पे स्केच बना दिया जाता है, वो चीज। फिर उतने एंगल पे ये देखा जाता है कितनी दूर से गोली चली, जितनी दूर से चली होगी कंफर्म वहां गन पाउडर पड़ा होगा, गन पाउडर के ट्रेसेस उठाए जाते हैं। फिर ये सैंपल फॉरेंसिक में भेजा जाता है, ये चेक करने के लिए कि गन कौन सी थी। अच्छा, हम लोग फॉरेंसिक में पढ़े हैं। तो फिर गन कौन सी थी, कितनी दूर से है, ये सारी चीजें, उस गन का क्या, कौन सी बुलेट थी, ये सारी चीजें पता करने की। तो ये जितने भी एविडेंस होते हैं उनको क्या कंसीडर किया जाता है, एज अ रियल एविडेंस। क्लियर? कोई इशू हो तो प्लीज बताइए। इसमें जैसे अक्यूज की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट कोई डॉक्टर समझाता तो वो भी इसके अंदर है। देखिए, नहीं, रियल एविडेंस में साइकोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं है। अगर इस तरीके से कोई ब्रूटल तरीके से जैसे ये वाला केस हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो साइकोलॉजिकल जो है ही उसको प्रॉब्लम है, वो रिपोर्ट बस कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी कि इसको इस तरह की दिक्कत है तभी इसने ऐसा काम किया है, तो कोर्ट उसको कंसीडर करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिंपैथी दिखाएगी, ये आप जान लीजिए, जेल जाएगा ही जाएगा, बस ये है कि जेल में उसका ट्रीटमेंट भी चलेगा, कोई सिंपैथी नहीं होगी। लेकिन भाई हमको ये तो जानना पड़ेगा ना कि तुमने किसी को इस तरह क्यों मार दिया। मारने का तो ये था चाकू मार देते, गला काट देते, गला घोटी दिया तो तुम है, घोटी दिया तो तुम, ऑब्वियस सी बात है। इतना ज्यादा जो तुमने ये सब किया है, जैसे लग रहा था कि जैसे कोई केस पढ़ के आया था, खाली टाइम होगा तो लगा चलो काट पी के देते हैं, है ना। ये सारी चीजें, खाली नहीं था बेटा, बहुत सारी चीजें किया है उसने, वो सारी चीजें पूरी। अभी तक मैंने 2 दिन में जो वीडियो बनाई वो 30 मिनट की हो गई रिकॉर्ड। अब आज मैं 10 मिनट की और बनाऊंगा, 40-50 मिनट की पूरी वीडियो है, पूरी स्टोरी, फिर फैक्ट्स, फिर उसके लीगल टर्म्स, फिर ऑफेंस, फिर पूरी पनिशमेंट, सारा कुछ बनाऊंगा। और जैसे कुछ ऐसा दिक्कत हुई थी मेंटली इसको, तो ये सच पूरा हुआ तो उसको लाइफ टाइम नहीं, नार्को टेस्ट हुआ, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तब होगी अगर केस, कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अप्रूव नहीं किया। लेकिन अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अप्रूव करती है तो डेथ पेनल्टी मिलेगी, फांसी मिलेगी, और ये कंफर्म है फांसी ही मिलेगी। रेयर है, इसीलिए ये रेयर ही है, आज तक ऐसा केस हुआ नहीं है। मैंने एक बस आपको वो वाला बताया था, मार्बल कटर वाला, जो काटा था उसने मैनेजर के साथ मिलकर, होटल के मैनेजर। मैंने एक केस वो आपको बताया था, वो बहुत साल पुराना केस था, ये अब रिसेंट आया है ऐसा केस। और बताइए 6 महीने पुराना केस है, शबनम वाला भी हो गया। ये सब चीजें रेयरेस्ट है, फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया डेथ पेनल्टी। अभी बस रुका गया है कि पार्टी पर, लेकिन देख लीजिएगा कि अगर 2 साल में मिल जाए जस्टिस उस बच्ची को तो ठीक है, क्योंकि 2 साल अभी लगेगा। जब निर्भया में 6 लग गई, 7 लग गया, तो इसमें 2 तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रोसीडिंग है। बस एक ही चीज है कि मीडिया ट्रायल से जितना दूर रहेगा उतना केस स्ट्रॉन्ग है। मीडिया में, और मीडिया पे बहुत तेजी से उठ रहा है, अंजना ओम नेशन झंडा लेके चल रहे हैं, इतना उठ रहा है, वो चीज गलत है।